हेलो दोस्तों, उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी की अगले क्लास में। उत्तक को शुरू करते हैं। किसको शुरू करते हैं? उत्तक को। पिछले क्लास में हम लोग कोशिका विज्ञान को पढ़ लिए थे। सेल के बारे में जितनी भी जानकारी थी उसको हम लोग ले लिए थे। आज हम लोग पढ़ते हैं उत्तक। उत्तक बोले तो हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कोशिका के बारे में जैसे कि हमने पढ़ा था, उसके अंदर कोशिका के अंदर जितने भी कोशिका अंगक होते हैं उन सब के बारे में हम लोग ने पूरे डिटेल्स में पढ़ लिया है। ये उत्तक जो होता है ना, उत्तक ये कोशिका से ही मिलकर के बना हुआ होता है। उत्तक किसका बना हुआ होता है? कोशिका से ही मिलकर के बना हुआ होता है। और वैसा कोशिका जिसका आकार सेम हो, आकृति सेम हो और कार्य भी सेम हो, वैसे कोशिका से मिलकर के उत्तक बना हुआ होता है जिसका आकार, आकृति, वही आकार और आकृति दोनों परस्पर सेम ही है, और कार्य। अगर कोई कोशिका वृत्ताकार है तो वो वृत्ताकार ही रहना चाहिए। अगर कोई कोशिका वर्गाकार है तो वर्गाकार है तो वर्गाकार ही रहना चाहिए। अगर कोई कोशिका अंडाकार है तो अंडाकार ही रहना चाहिए। या कोई कोशिका जो है लंबाकार दंडाकार है तो वो दंडाकार ही रहना चाहिए। तो ऐसी कोशिका जिसकी आकार सेम हो, आकृति सेम हो और कार्य भी सेम हो, है कि नहीं? तो इसी तरीके से इसी तरह के कोशिका से मिलकर जो है उत्तक का निर्माण होता है। कुछ ऐसे उत्तक है जो 3-4 कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है, वो जाइलम और फ्लोएम के अंतर्गत है, तो उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। जाइलम और फ्लोएम वैसे उत्तक हैं जो मतलब 3-4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर जिस उत्तक की चर्चा कर रहे हैं जिस उत्तक का चर्चा कर रहे हैं और वो उत्तक जिस कोशिकाओं से बना हुआ होगा उसका आकार क्या रहेगा? सेम रहेगा, बराबर रहेगा, और उसके कार्य भी सेम रहेंगे। और पेड़ पौधे यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो है, जितने भी प्लांट सेल है और जितने भी एनिमल सेल है, यानी कि पेड़ पौधे और जंतुओं की कोशिका में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। जैसे कि उनके कोशिका के अंदर की जो कोशिका अंगक है उसके बारे में हम बात करें तो राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ईआर हो गया, जितने भी कोशिका अंगक थे वो जंतु कोशिका में भी रहते हैं और पेड़ पौधे के कोशिका में भी रहते हैं, है कि नहीं? दोनों के कोशिका में कोई विशेष अंतर नहीं है। लेकिन वही कोशिकाओं से बने हुए उत्तक में जो है बहुत प्रकार के अंतर है, बहुत प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। वही कोशिका से बने हुए उत्तक पेड़ पौधे के अलग होते हैं और जंतु के जो है उत्तक अलग होते हैं। तो आइए देखते हैं उत्तक के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों को। विभाजन के क्षमता के आधार पर जो है, विभाजन के क्षमता के आधार पर जो है उत्तक को 2 भागों में बांटा गया। जैसे कि हम पढ़े तो कोशिका विभाजन करता है कि नहीं? तो कोशिका विभाजन करता है तो वही विभाजन के क्षमता के आधार पर जो है उत्तक को कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में बांटा गया। वो 2 भाग को देखते हैं कौन कौन है। विभाजन के आधार पर, किसके आधार पर बांटा गया? विभाजन के आधार पर जो है 2 भाग में जो है उत्तक को बांटा गया, 2 भाग में। तो पहला भाग कौन है? यहाँ पर हम बात करें प्लांट टिश्यू की। किसका हम 2 भाग में बांट रहे हैं? प्लांट टिश्यू, यानी कि प्लांट उत्तक। प्लांट उत्तक बोले तो पेड़ पौधे के उत्तक। अभी हम वर्तमान में पेड़ पौधे के उत्तक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बाद में एनिमल टिश्यू के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी हम जितने भी यहाँ पर पॉइंट हम पढ़ेंगे वो सब पेड़ पौधे के उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो पेड़ पौधे के जो उत्तक होते हैं वो सब कोशिकाओं से ही मिलकर के बने होते हैं और उसके विभाजन के आधार पर जो है उत्तक को 2 भागों में बांटा गया। वो भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है विभाज्योतिकी उत्तक। पहला है विभाज्योतिकी उत्तक। कौन उत्तक हो गया? पहला है विभाज्योतिकी उत्तक और दूसरा है अस्थायी उत्तक। दूसरा उत्तक कौन है? अस्थायी उत्तक। यही 2 उत्तक के बारे में जो है पेड़ पौधे के जितने भी उत्तक हैं वो एक विभाज्योतिकी उत्तक है और एक अस्थायी उत्तक है। यही 2 उत्तक के बारे में जो हम लोग को विस्तार से पढ़ना है और ये 2 उत्तक के बारे में विस्तार पूर्वक जान जाएंगे तो लगभग पेड़ पौधे के उत्तक समाप्त हो जाएंगे। ये जो विभाज्योतिकी उत्तक है, यहाँ वाला विभाज्योतिकी उत्तक, इसको जो है, इसकी जो रचना हुई है ना, इसकी जो बनावट है,
बनावट, ये विभाज्य ज्योतिकी उत्तक की जो बनावट है एक ही प्रकार के कोशिका से हुआ है। पहले ही बता चुके हैं कि एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के जो है उत्तक का क्या होता है, निर्माण होता है। एक ही प्रकार के कोशिका से जो है विभाज्य ज्योतिकी उत्तक का बनावट रचना हुई है। और वैसी इस उत्तक के कोशिका की जो आकृति होती है, आकृति ये या तो गोलाकार रहेगी, गोलाकार कोशिका रहेगी, या फिर अंडाकार रहेगी, अंडा के आकार का, या तो गोलाकार कोशिका रहेगी या अंडाकार रहेगी, या फिर बहुभुजाकार। बहुभुजाकार का मतलब बात करें तो इस तरह का, इस तरह का, इसे बहुत सारे भुजा बना दीजिए, इस तरह का, इस तरह का, इसे बहुत यहाँ पर बनाते हैं, बहुत सारे भुजा इस तरह का बन नहीं रहा है। या तो गोलाकार रहेगा या अंडाकार रहेगा या जो है फिर बहुभुजाकार रहेगा। इस तरह का रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 भुजा है ना, तो इस तरह का रहता है। या तो गोलाकार कोशिका से यह जो है विभाज्य ज्योतिकी उत्तक का निर्माण होता है, या फिर अंडाकार कोशिका से, या फिर बहुभुजाकार कोशिका से। अब ये जो विभाज्य ज्योतिकी उत्तक है इसको हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। पहला है शीर्षस्थ, शीर्षस्थ विभाज्य ज्योतिकी, शीर्षस्थ विभाज्य ज्योतिकी। शीर्षस्थ विभाज्य ज्योतिकी के बाद दूसरा है पार्श्व विभाज्य ज्योतिकी, पार्श्व विभाज्य ज्योतिकी। शीर्षस्थ विभाज्य ज्योतिकी हो गया, पार्श्व विभाज्य ज्योतिकी हो गया, और एक और है, तीसरा है अंतर्वेशी विभाज्य ज्योतिकी। अंतर्वेशी विभाज्य ज्योतिकी। विभाज्य ज्योतिकी को हम कितने भाग में बांट दिए? तो 3 भाग में बांट दिए। अब इसी तीनों भाग के बारे में चर्चा कर लेंगे एक एक करके, तो हमारा विभाज्य ज्योतिकी जो है खत्म हो जाएगा। विभाज्य ज्योतिकी उत्तक कहाँ पाया जाता है? तो प्लांट सेल, सॉरी प्लांट टिश्यू, यानी कि पेड़ पौधे के उत्तक में जो है किस प्रकार के उत्तक? तो विभाज्य ज्योतिकी और अस्थायी। अब भी हम विभाज्य ज्योतिकी को 3 भाग में बांटे, शीर्षस्थ विभाज्य ज्योतिकी, पार्श्व विभाज्य ज्योतिकी और अंतर्वेशी विभाज्य ज्योतिकी। इस तीनों के बारे में अगर हम चर्चा करें डिटेल्स में, तो ये जो है ना शीर्षस्थ विभाज्य ज्योतिकी जो है, इसका काम है पौधों की लंबाई को बढ़ाना। शीर्षस्थ विभाज्य ज्योतिकी का काम क्या है? तो पौधों की लंबाई को बढ़ाना। ये उत्तक पाया कहाँ जाता है? तो मानकर चलिए ये हमारा है पौधा, ये क्या है? प्लांट, प्लांट है, यहाँ पे जड़ हो गया, प्लांट है। ये उत्तक रहेगा शीर्ष पे, ये मान लीजिए हमारा शीर्ष है, पौधा का शीर्ष है, यहाँ पे रहेगा इस तरह का। बोले थे इसका जो आकृति होती है कैसी होती है? या तो अंडाकार होगा या गोलाकार होगा या जो है बहुभुजाकार होगा। तो मानकर चलिए यहाँ पर है उत्तक है, और ये जब उत्तक जब विभाजन, इसके अंदर जब कोशिका विभाजन होगा ना, ये जब विभाजन करेगा तो ये जो है इसी के कारण जो है शीर्षस्थ विभाज्य ज्योतिकी उत्तक के कारण ये पौधा का लंबाई बढ़ता है। मानकर चलिए ये विभाजन करके यहाँ आ गया, फिर ये विभाजन करके यहाँ आ गया, फिर ये विभाजन करके यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। तो देख रहे हैं पौधा का लंबाई यहाँ से कहाँ चल गया? यहाँ चल गया। इस तरीका से जो है शीर्ष विभाज्य ज्योतिकी उत्तक का एक ही कार्य है पौधे की लंबाई को बढ़ाना। और ये विभाज्य ज्योतिकी उत्तक जो होता है, ये विभाज्य ज्योतिकी उत्तक के बीच में जो है ना, विभाज्य ज्योतिकी उत्तक के बीच में कोई खाली जगह नहीं रहता है। इस तरीका से जो हम विभाज्य ज्योतिकी उत्तक बनाए थे, इसके बीच में जो है कोई खाली जगह जो है, देख रहे हैं बीच में जो है कोई खाली जगह, मतलब एक उत्तक से दूसरे उत्तक के जो है बीच में कोई खाली जगह नहीं रहता है, जगह खाली नहीं रहता है। और वैक्यूल यानी कि रसधानी जो होती है, इसमें होती है लेकिन कम मात्रा में होती है। रसधानी होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। और ये जो है शीर्षस्थ विभाज्य ज्योतिकी उत्तक का काम क्या है? पौधे की लंबाई को बढ़ाना। ठीक, इसके बारे में समझ लिए। शीर्षस्थ विभाज्य ज्योतिकी उत्तक, इसका काम क्या था? पौधे की लंबाई को बढ़ाना। अब देखते हैं पार्श्व विभाज्य ज्योतिकी उत्तक।
शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक का काम क्या था, लंबाई बढ़ाया। उसी तरीका से पार्श्व विभाज्योतिकी उत्तक, इसका काम क्या कर रहेगा, इसका काम रहेगा मोटाई बढ़ाना। और ये कहाँ पाया जाएगा, तो तना में पाया जाएगा और पेड़ पौधे के जड़ में पाया जाएगा। जैसे कि ये मानकर चलिए पौधा है, क्या है, पौधा है, तो ये यहाँ रहता है इस तरीका से, इस तरीका से रहता है ये। और ये क्या करता है, पौधे की मोटाई को बढ़ाता है। तो इस तरीका से रहता है, मान के चलिए पेड़ पौधा इतना मोटा हो गया, फिर यहाँ पर आएगा और फिर इसमें विभाजन होगा, तो फिर पेड़ पौधा इतना मोटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक के बारे में पढ़े थे। तो इसका काम क्या था कि पेड़ पौधे की जो है ऊंचाई को बढ़ाना, ऊंचाई को बढ़ाता था। तो जब ये ऊंचाई को बढ़ा रहा था ना, तो पेड़ पौधे की ऊंचाई को जो बढ़ना है वो प्राथमिक वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राथमिक वृद्धि। पेड़ पौधा का ऊंचाई बढ़ना, सबसे पहले देखिएगा कोई भी पौधा को हम लगाते हैं तो सबसे पहले उसका क्या बढ़ता है, बीज जैसे ही अंकुरित होता है तो सबसे पहले वो बड़ा होता है, धीरे धीरे उसका ऊंचाई बढ़ता है। और उसके बाद जो है धीरे धीरे ऊंचाई के साथ साथ, पहले ऐसा तो नहीं से पहले वो मोटा जाएगा तब बढ़ेगा, नहीं, पहले उसका ऊंचाई बढ़ेगा और उसके बाद तब जाकर के धीरे धीरे उसमें क्या होगा, मोटाई आएगा। तो ऊंचाई का बढ़ना प्राथमिक वृद्धि हुआ। उसी तरीका से जब ये पार्श्व विभाज्योतिकी के कारण यहाँ पेड़ पौधे फैल रहे हैं, मोटा हो रहे हैं, तो पेड़ पौधे की मोटाई को बढ़ना को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कहेंगे द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि, ऊंचाई को बढ़ना प्राथमिक वृद्धि और उसके आकार को, मतलब पेड़ पौधे को मोटाना जो है द्वितीयक वृद्धि हो गया। पार्श्व विभाज्योतिकी उत्तक के बारे में देख लिए, ठीक है। अब अगला देखते हैं अंतर्वेशी विभाज्योतिकी उत्तक के बारे में। अंतर्वेशी विभाज्योतिकी उत्तक के बारे में देखते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये अंतर्वेशी विभाज्योतिकी उत्तक है ना, अंतर्वेशी विभाज्योतिकी उत्तक, ये शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक का ही भाग है। अंतर्वेशी विभाज्योतिकी उत्तक कोई अलग नहीं है, ये जो है शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक का ही भाग है। अब इसका भाग कैसे है वो हम बताते हैं। मानकर चलिए ये था हमारा पेड़, ये वृक्ष था, पेड़ था, पौधा था, कुछ भी कह लीजिए, पौधा था। यहाँ पर पाया जाता था क्या, शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक, इस तरीके से। और ये क्या करता था, पौधे की लंबाई को बढ़ाता था। पौधे की लंबाई को शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक क्या करता था, बढ़ाता था, ये मोटाता था। बात कर रहे हैं हम अंतर्वेशी विभाज्योतिकी के बारे में, अंतर्वेशी उत्तक के बारे में। तो ये क्या करता है, ये जो है इसका ही भाग है। कैसे इसका भाग है, ये जो है ना, ये जो है शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक, ये अपने आप में विभाजन करते 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 क्या हो जाता है, ये साइड में आ जाता है। पेड़ पौधे के मान के चलो वह तना हो सकता है, या उसका जो है लंबाई भी हो सकता है, या डाले भी हो सकता है। कहाँ पर आ गया, साइड में आ गया, यहाँ पर मानकर चलिए आगे। और मानकर चलिए यहाँ से एक डाली निकली, दूसरी डाली निकली, है कि नहीं, दूसरी डाली निकली। तो इस ये जो डाली निकली, इसके बीच और ये इसके बीच यहाँ पर रहेगा, ये यहाँ पर ये रहता है। और ये विभाजन करते करते यही जो है साइड में आ जाता है, और इसी को कहते हैं अंतर्वेशी उत्तक। अंतर्वेशी उत्तक। या फिर मानकर चलिए ये डाली है और यहाँ से क्या निकला, पत्ती निकला, पत्ती बना लेते हैं इस तरीका से, पत्ती निकला, ये पत्ती है। तो ये जो पत्ती का जो, जैसे कि मान के चलिए पेड़ में से पत्ती तोड़ते हैं तो इसमें इतना सारा डंटी लगा हुआ होता है ना, इसको कहते हैं आधार। डंटी जहां से जुड़ा हुआ होता है, इसको आधार कहते हैं। तो यही आधार जो है, पत्ती का जो आधार है और ये तना है, इसी के बीच में रहेगा अंतर्वेशी उत्तक। यहीं पे जो है अंतर्वेशी उत्तक पाया जाता है, या इस जगह को हम लोग कहते हैं नोड। क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। नोड कह लीजिए या पार्श्व, पत्ती पार्श्व कह लीजिए, ठीक। और यहीं पर जो है अंतर्वेशी उत्तक पाया जाता है। तो विभाज्योतिकी उत्तक के बारे में, तीन उत्तक के बारे में चर्चा करना था। विभाज्योतिकी उत्तक को तीन भाग में बांट कर देख लिए, शीर्षस्थ विभाज्योतिकी, पार्श्व विभाज्योतिकी और अंतर्वेशी विभाज्योतिकी। शीर्षस्थ विभाज्योतिकी का काम क्या है, तो पौधे की लंबाई में वृद्धि करेगा। पार्श्व विभाज्योतिकी का काम क्या है, तो यह पौधे की मोटाई में वृद्धि करेगा। और अंतर्वेशी उत्तक जो है, ये जो है यहाँ पर पाया जाता है। नोड मतलब किसी भी पौधे की पत्ती रहती है और पत्ती का आधार जहाँ से वह जुड़ा हुआ होता है, वहीं पर यह अंतर्वेशी उत्तक पाया जाता है। और यह शीर्षस्थ विभाज्योतिकी का ही जो है एक भाग है, अंतर्वेशी विभाज्योतिकी। अब अस्थायी उत्तक के बारे में चर्चा करते हैं।
विभाज्योति के उत्तक के बारे में देख लिए। विभाजन के आधार पर दो भाग में बांटे उत्तक को, और किसके अंतर्गत, तो प्लांट टिश्यू के अंतर्गत। विभाज्योति के उत्तक को पढ़ लिए। अब आइए पढ़ते हैं अस्थायी उत्तक को। किसको पढ़ते हैं, अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। अस्थायी उत्तक को क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। और ये परमानेंट टिश्यू आया कहाँ से, अस्थायी उत्तक आया कहाँ से, तो इससे पहले हम विभाज्योतिकी के बारे में पढ़े ना। विभाज्योतिकी के अंतर्गत जो तीनों टिश्यू को पढ़े, तीनों उत्तक को पढ़े, शीर्षस्थ विभाज्योतिकी, पार्श्व विभाज्योतिकी और अंतर्वेशी विभाज्योतिकी, तीनों के बारे में पढ़े ना। तो वही तीनों जो उत्तक था, यानी कि एक लाइन में कह सकते हैं, जो अस्थायी उत्तक से पहले जो विभाज्योतिकी उत्तक के बारे में हम देखें, तो वही विभाज्योतिकी उत्तक के अंतर्गत जो तीनों उत्तक पढ़े, वही अपने आप में इतना विभाजन करता है, इतना विभाजन करता है कि विभाजन करते करते वह अस्थायी उत्तक का रूप ले लेता है। अस्थायी उत्तक कैसे आया, तो विभाज्योतिकी उत्तक जो था अपने आप में इतना विभाजन करता है, इतना विभाजन करता है कि बहुत विभाजन करने के बाद जो है वही जो है परमानेंट टिश्यू का रूप ले लेता है और अस्थायी उत्तक का रूप ले लेता है। ठीक। फिर से हम परमानेंट टिश्यू को दो भाग में बांट करके पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू को भी हम, यानी कि अस्थायी उत्तक को भी हम दो भाग में बांट करके पढ़ेंगे। और जो पहला जो इसका होगा यह साधारण अस्थायी होगा, साधारण अस्थायी उत्तक। पहला कौन है, साधारण अस्थायी उत्तक है। और दूसरा कौन है, तो जटिल अस्थायी, नहीं ये साधारण अस्थायी उत्तक हो गया, और दूसरा, हाँ दूसरा हो गया जटिल अस्थायी उत्तक। जटिल अस्थायी उत्तक, पहला हो गया साधारण अस्थायी उत्तक और दूसरा कौन हो गया, जटिल अस्थायी उत्तक। ये साधारण अस्थायी उत्तक मतलब अस्थायी उत्तक के बारे में देख रहे हैं, तो ये जो साधारण अस्थायी उत्तक होता है ना, इसका भी जो बनावट होता है, इसकी भी जो ये जो भी बनी होती है, ये इसकी जो कोशिका होता है, इसकी भी आकृति सेम रहेगा, बराबर रहेगा, और इसका कार्य भी जो है एक ही रहेगा। एक ही प्रकार के कोशिका से जो है साधारण अस्थायी उत्तक का निर्माण होता है। फिर से हम साधारण अस्थायी उत्तक को ना तीन भाग में बांट देते हैं। कितने भाग में बांट देते हैं, तीन भाग में। पहला हो गया आपका मृदु उत्तक, मृदु उत्तक, मृदु उत्तक हो गया पहला। दूसरा हो गया स्थूलकोण उत्तक, स्थूलकोण उत्तक। और फिर यहां पर तीसरा हो गया दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक है कि नहीं। अस्थायी उत्तक यानी कि जो परमानेंट टिश्यू था, इसको हम कितने भाग में बांटे, दो भाग में, साधारण अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। फिर साधारण अस्थायी उत्तक को हम तीन भाग में बांट दिए, एक मृदु उत्तक, दूसरा स्थूलकोण उत्तक और तीसरा दृढ़ उत्तक। फिर हम इन तीनों के बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करते हैं कि ये तीनों उत्तक क्या क्या है। तो ये जो मृदु उत्तक जो होता है ना, सबसे पहले मृदु उत्तक को देख लेते हैं। तो इसकी जो कोशिका होती है, जीवित कोशिका होती है। यहाँ प्लांट टिश्यू को देख रहे हैं, तो ये भी देखते चलेंगे किसी की कोशिका मृत होगी और किसकी कोशिका जो है जीवित होगी। तो मृदु उत्तक जो होता है, साधारण अस्थायी उत्तक के अंतर्गत मृदु उत्तक, इसकी कोशिका कैसी होती है, तो इसकी कोशिका जो है जीवित होती है। और इसके उत्तक के बीच, यानी कि मृदु उत्तक के बीच जो है खाली स्थान रहता है, खाली स्थान रहता है। उधर जब हम विभाज्योतिकी उत्तक के बारे में देख रहे थे, तो जो शीर्षस्थ विभाज्योतिकी को देखे थे, तो उसके बीच में खाली स्थान नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो मृदु उत्तक है, ये जीवित कोशिका का बना हुआ होता है और खाली स्थान रहता है, और इसमें वैक्यूल जो होता है ना, यानी कि रसधानी, वो भरपूर मात्रा में भरा पड़ा होता है।
रसधानी जो है वहां पर थोड़ा सा था, यहाँ पर रसधानी जो है भरपूर मात्रा में भरा पड़ा होता है। और मृदु उत्तक पाए कहाँ जाते हैं, तो पाए जाते हैं पेड़ पौधे के कोमल भागों में। कोमल भागों में कहाँ पर पाए जाते हैं, पेड़ पौधे के कोमल भाग में पाए जाते हैं। पेड़ पौधे के कोमल भाग में, जैसे कि पत्ती, पत्ती क्या है, कोमल भाग है, तो कोमल भाग में पाया जाएगा। पुष्प वगैरह क्या है, तो कोमल भाग है, तो वहां पर पाया जाएगा। और मृदु उत्तक का एक और कार्य है, यह जाइलम और फ्लोएम के निर्माण में ये जो है सहायता करता है। जाइलम और फ्लोएम कार्य में नहीं, निर्माण में। जाइलम और फ्लोएम का जो निर्माण होता है ना, उसमें ये मदद करेगा, हेल्प करेगा। यानी कि कह सकते हैं जाइलम और फ्लोएम का जो निर्माण किसके सहायता से होता है, तो मृदु उत्तक के सहायता से होता है। ये जलकुंभी वगैरह जो होता है, जलीय पेड़ पौधे, जलीय पौधे जो होते हैं, जलीय पौधे, जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधे में यही जो मृदु उत्तक होते हैं ना, जलीय पौधे में यही जो मृदु उत्तक होते हैं, ये वायु उत्तक में परिवर्तन हो, मतलब परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें, वायु उत्तक में। दिख रहा है ना, वायु उत्तक में जलीय जो पौधे होते हैं उसके अंतर्गत जो मृदु उत्तक पाए जाते हैं, वही जो है वायु उत्तक में परिवर्तन हो जाते हैं, जिसके वजह से जो है जलीय पौधे जल में क्या करते हैं, तैर लेते हैं, तैर लेते हैं। तो जलीय पौधे जल में किसके मदद से तैरते हैं, वायु उत्तक की मदद से। और वायु उत्तक क्या है, तो मृदु उत्तक का जो है परिवर्तित रूप है, परिवर्तित उत्तक वायु उत्तक। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। और इसका एक और कार्य है मृदु उत्तक का, तो मृदु उत्तक का एक और कार्य क्या है, तो यह भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है। भोज्य पदार्थों का संग्रह करना मृदु उत्तक का, मृदु उत्तक का एक और कार्य क्या है, तो भोज्य पदार्थों का संग्रह करना। और मृदु उत्तक के कुछ भाग में जो है ना हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक। मृदु उत्तक के कुछ भाग में जो है हरित लवक पाया जाता है। क्या भाई, सॉरी, हरित लवक नहीं, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, हाँ क्लोरोप्लास्ट, उसी का नाम है हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट या कह लीजिए या हरित लवक कह लीजिए, दोनों उसी का नाम है, हरित लवक। यानी कि मृदु उत्तक में जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके मदद से जो है, इसी क्लोरोप्लास्ट के मदद से मृदु उत्तक क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का भी इसमें कुछ क्रियाएं होती है। ठीक है, इसलिए जो है ना मृदु उत्तक को हरित उत्तक भी कहते हैं, हरित उत्तक भी। हरित उत्तक किसका नाम है, तो मृदु उत्तक का ही नाम हरित उत्तक है। तो मृदु उत्तक का नाम हरित उत्तक क्यों पड़ा, क्योंकि उसमें हरित लवक पाया जाता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के कारण जो है उसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है, और इसी वजह से जो है मृदु उत्तक को क्या कहते हैं, हरित उत्तक कहते हैं। ठीक, मृदु उत्तक के बारे में इतना काफी है, समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब आगे देखते हैं। मृदु उत्तक के बाद चर्चा करते हैं स्थूल कोण उत्तक। साधारण उत्तक में मृदु उत्तक को देख लिए, अब देखते हैं स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक, तो ये जो है ना स्थूल कोण उत्तक जो है झाड़ीदार पेड़ पौधे में, झाड़ीदार वृक्षों में, झाड़ीदार वृक्षों में पाया जाता है। उधर मृदु, मृदु मतलब ऐसे याद रखिए, मृदु उत्तक कहाँ, तो पेड़ पौधे के कोमल भाग में, पेड़ पौधे के कोमल भाग में। और स्थूल कोण उत्तक कहाँ, तो झाड़ीदार पेड़ पौधे में, झाड़ीदार, हाँ झाड़ीदार वृक्षों में, जैसे कि अनार हो गया, क्या हो गया, अनार का वृक्ष हो गया, गुलाब का वृक्ष हो गया, गुलाब का पौधा हो गया, अनार का पौधा हो गया, गुलाब का पौधा हो गया, नींबू का पौधा हो गया। ये सब कैसे पौधे हैं, झाड़ीदार पौधे हैं। तो वहां पर जो है कौन उत्तक पाया जाएगा, स्थूल कोण उत्तक। और स्थूल कोण उत्तक इसको क्या प्रदान करता है, इसका कार्य क्या है स्थूल कोण उत्तक का, तो ये जो है ना इसको खड़ा होने में जो है सहायता प्रदान करता है। इसको कह सकते हैं यांत्रिक सहायता, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, यानी कि इसको खड़ा होने में सहायता प्रदान करता है। और इसकी डाली को जो है, मतलब ये बहुत मुलायम होती है, मतलब झुकाने में ऐसा होता है, लपचप लपचप उसकी डाली देखते हैं, अनार का हो गया, गुलाब का हो गया, वह लचीला होता है, लचीला कह सकते हैं, हिंदी भाषा लचीला। तो ये जो है स्थूल कोण उत्तक जो है झाड़ीदार वृक्षों में लचीला प्रदान करेगा, और यांत्रिक सहायता बोले तो उसको खड़ा होने में जो है सहायता प्रदान करेगा। ठीक, तो साधारण अस्थायी उत्तक के बारे में इतना, यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, है कि नहीं, लचीला प्रदान करेगा और इसको खड़ा होने में जो है सहायता प्रदान करेगा।
अब देखते हैं दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक, मृदु उत्तक देख लिए, स्थूल कोण उत्तक देख लिए, अब देखते हैं दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक नाम से पता चल रहा है दृढ़ है, दृढ़ है मतलब मजबूत है, दृढ़ है मतलब मजबूत है। और ये दृढ़ उत्तक जो बना हुआ होता है ना, दृढ़ उत्तक, ये मृत कोशिका का बना हुआ होता है। और कोशिका के क्लास में बताए थे जिस कोशिका का निर्माण मृत कोशिका मतलब जिस उत्तक का निर्माण मृत सेल से हुआ है वो उत्तक काफी मजबूत होगा, है कि नहीं। यही नाखून का उदाहरण दिए थे, नाखून किस सेल से बना हुआ है, तो मृत सेल से। तो नाखून मजबूत है किसके अपेक्षा, मांसपेशिया की अपेक्षा, जबकि बगल का वही मांसपेशिया जो है जीवित सेल से बना है तो वह कमजोर, और नाखून मृत सेल से बना है इसका अगला हिस्सा तो वह मजबूत। तो दृढ़ उत्तक जो है मृत कोशिका से बना हुआ उत्तक है। और इसका काम, और इस कोशिका का जो आकार होता है, हाँ दृढ़ उत्तक से बनने वाले, हाँ मृत कोशिका से बनने वाले दृढ़ उत्तक जो है, इसके कोशिका का जो आकार होता है ना, ये लंबी रहेगा, लंबी इस तरीका से लंबी रहेगा। उसके बाद सक्रिय यानी कि पतली, लंबी और पतली रहेगा। ठीक, इसकी कोशिका की आकृति कैसी रहेगी, लंबी रहेगा और पतली रहेगा। और इसकी जो कोशिका भित्ति होगा, मृत कोशिका की जो कोशिका भित्ति होता है वो काफी मजबूत होता है, काफी मजबूत कोशिका भित्ति। जैसे कि ये कोशिका है ना, और बाहर से जो ये कोशिका भित्ति जो बना हुआ है, जो केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ये कोशिका भित्ति बहुत मजबूत रहता है। किसकी, मृत कोशिका की, मृत कोशिका की। और ये मृत कोशिका का काम क्या है जानते हैं, फल या बीज, फल या बीज का जो बाहरी आवरण रहता है, फल या बीज का जो बाहरी आवरण रहता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि नारियल का बीज देखें, नारियल का फल, नारियल का फल के ऊपर देखते हैं कितना कठोर मतलब आवरण चढ़ा हुआ रहता है। नारियल के फल के ऊपर कितना कठोर आवरण चढ़ा होता है, और आवरण जो मजबूत भी होता है, नारियल फाड़ने में हालत खराब हो जाता है। तो वो जो ऊपर का जो आवरण बना हुआ है वो किस उत्तक का बना हुआ है, तो दृढ़ उत्तक का बना हुआ है। ठीक, दृढ़ उत्तक। और दृढ़ उत्तक में जो है एक लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है, लिग्निन, लिग्निन रसायन। दृढ़ उत्तक में कौन सा रसायन पाया जाता है, लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है, जो कि सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा कह लीजिए, मजबूती कह लीजिए, सुरक्षा प्रदान करता है। किसको सुरक्षा प्रदान करेगा, तो या तो फल की सुरक्षा, फल को सुरक्षा प्रदान करेगा, या फिर बीज को सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक, तो दृढ़ उत्तक के बारे में इतना समझ ली, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक और उदाहरण देते हैं दृढ़ उत्तक के बारे में, जैसे कि जूट, जूट देखें, पटुआ, पटुआ या सनई। जैसे कि बोरा बनता है ना, बोरा, सुतरी वाला बोरा, तो वो बोरा जो है जूट से ही बनता है। और जूट का जो जहाँ पर खेती होता है, इधर पश्चिम बंगाल साइड पूर्णिया वगैरह में जूट का बहुत मात्रा में खेती होता है। तो जो जूट को जब किसान लाते हैं काट करके खेतों से, तो उसको कुछ दिन के लिए जो है 10 दिन 12 दिन 1 सप्ताह के लिए जो है पानी में डाल करके छोड़ देते हैं। और उसके बाद ऊपर वाला जो आवरण होता है जिसको हटा करके अलग किया जाता है, जैसे बोरा हो गया या सुतरी या जो धागा का निर्माण होता है, उसी को पटुआ कहते हैं। तो ये जो पटुआ या जूट जो है, ये किसका उदाहरण है, तो ये दृढ़ उत्तक का ही उदाहरण है कि नहीं। पटुआ हो गया, जूट हो गया, सनई, ये सब किसका उदाहरण है, तो दृढ़ उत्तक के उदाहरण है। ठीक, साधारण उत्तक के बारे में देख लिए। साधारण उत्तक के, साधारण अस्थायी उत्तक के अंतर्गत 3 चीज को पढ़े। कौन कौन 3 चीज, तो 3 चीज था, तो एक मृदु अस्थायी उत्तक था, उसके बाद स्थूल कोण उत्तक था, और उसके बाद दृढ़ उत्तक था। अब आइए देखते हैं जटिल अस्थायी उत्तक को। किसको, जटिल अस्थायी उत्तक। तो जटिल अस्थायी जो उत्तक है ना, इसके अंतर्गत 2 उत्तक आते हैं, एक जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और कौन, फ्लोएम, ये जटिल अस्थायी उत्तक। और ये जो जाइलम जो होता है ना, ये 4 प्रकार के कोशिकाओं से निर्मित होता है, 4 प्रकार के कोशिकाओं से। इससे पहले जितने भी उत्तक को देखे वो सब एक ही प्रकार के कोशिका से निर्मित थी, और उन कोशिकाओं का आकार भी सेम था, उसके कार्य भी सेम थे, सब कुछ सेम थे, है कि नहीं। लेकिन ये जाइलम जो है और फ्लोएम, ये 4 प्रकार के कोशिकाओं से निर्मित है, लेकिन उन कोशिकाओं का कार्य एक ही है। कोशिका तो अलग अलग है लेकिन कार्य एक ही है। वो 4 प्रकार के कोशिकाएं कौन है, तो वो कोशिकाएं हैं सबसे पहले वाहनिकाएं,
एक है वाहनिकाएं हैं, एक वाहिकाएं हैं। दिख रहा है ना यहाँ पर? हाँ, एक वाहिनिकाएं हैं और एक वाहिकाएं हैं, और एक जाइलम तंतु और एक जाइलम मृदुतक है। जाइलम तंतु एंड जाइलम मृदुतक। जाइलम 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। अब ये कोशिकाओं सबका काम क्या है? तो ये जो वाहिनिकाएं जो है, वाहिनिकाएं, इसका कार्य क्या है? तो ये जो वाहिनिकाएं जो है जल और खनिज, जल और पृथ्वी के अंदर जो घुलित खनिज है, घुलित खनिज, जल और पृथ्वी के अंदर क्या है? घुलित खनिज लवण है। इसको क्या करेगा? वाहिनिकाएं खींचेगा, है कि नहीं? वाहिनिकाएं क्या करेगा? जल और पृथ्वी के अंदर जो घुलित खनिज है इसको खींचेगा, और खींचकर कहाँ पहुंचाएगा? पेड़ पौधे की पत्ती तक पहुंचाएगा। ठीक। और जाइलम जो है पौधे के सभी भाग में पाए जाते हैं, सभी भाग में, पौधे के सभी भाग में पाए जाते हैं। और जाइलम 4 प्रकार के कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक। इस चारों में से 1, 2, 3, ये तीनों जो है मृत कोशिकाओं से निर्मित है, जबकि जाइलम मृदुतक जो है यह जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका है। जाइलम बना तो है 4 प्रकार के कोशिका से, लेकिन इधर जो जाइलम मृदुतक है, जाइलम मृदुतक ये जीवित कोशिका से बना हुआ है, जबकि ये तीनों मृत कोशिका है। ये तीनों कैसी कोशिका है? मृत कोशिका है। तो जाइलम का काम क्या रहा? तो जाइलम जो है पृथ्वी के अंदर से घुलित खनिज लवण और जल को खींचकर कहाँ पहुंचाएगा? ऊपर की ओर, और एक ही दिशा में पहुंचाता है। जैसे कि ये है जमीन, जमीन से खींच करके कहाँ पहुंचाएगा? तना में, और तना से फिर पत्ती तक पहुंचा देगा। मतलब जाइलम का जो प्रवाह होता है ना, मतलब परिवहन एक ही दिशा में होता है, दोनों दिशा में नहीं, एक ही दिशा में। जाइलम का परिवहन एक ही दिशा में होता है। जमीन से वह जो है खनिज लवण और जल को तना तक पहुंचाएगा, और फिर तना से कहाँ पहुंचा देगा? पत्ती तक पहुंचा देगा। अब देख लेते हैं फ्लोएम को। फ्लोएम ये भी जटिल स्थायी उत्तक के अंतर्गत आते हैं, और फ्लोएम, और ये भी जो है 4 प्रकार के कोशिका से मिलकर के बना है। ये भी 4 प्रकार के कोशिका से बना है। ठीक, 4 प्रकार के कोशिका से ये भी मिलकर के बना है। और इसका काम क्या है फ्लोएम का? तो जो जाइलम जो है पृथ्वी के अंदर से जल और खनिज लवण जो है लेकर के कहाँ तक पहुंचा दिया? पत्ती तक। और पत्ती में क्या होगा? पत्ती में जो है खाना तैयार होगा, वहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी, है कि नहीं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिसके दौरान जो है खाना तैयार होगा पेड़ पौधे का। और जो खाना जो तैयार होगा उसको जो है पेड़ पौधे के सभी भागों तक कौन पहुंचाएगा? फ्लोएम। फ्लोएम मतलब ऐसे कह सकते हैं, खाना बनाने वाली सामग्री को इकट्ठा करके घर तक पहुंचाना किसका काम है? जाइलम का। ज से जल, ज से जाइलम। तो जल और खनिज लवण कौन स्टॉक करेगा? जाइलम। यानी कि ये पहुंचाएगा पत्ती तक, रसोई घर तक पहुंचाएगा, और पत्ती में फिर खाना तैयार होता है, और फ्लोएम जो है पेड़ पौधे के सभी भागों तक उसी खाना को जो है पहुंचाने का काम करता है। ठीक, जाइलम फ्लोएम तक पढ़ लिए। तो आज इतना तक ही। आज हम लोग उत्तक के बारे में इतना चर्चा किए, ये सबको नोट कर लीजिएगा और आगे याद रखिएगा भी। ठीक है, फिर हम देखेंगे अगले क्लास में इससे आगे जो है प्लांट टिश्यू, यहाँ पेड़ पौधे के उत्तक के बारे में जो है आगे कल की क्लास में और डिटेल में चर्चा करेंगे 2-4 पॉइंट। उसके बाद फिर आ जाएंगे एनिमल टिश्यू पर, यानी कि जंतु उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, हड्डी के बारे में पढ़ेंगे, हड्डी कौन सा उत्तक का बना हुआ होता है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के हड्डी है, लिगामेंट है, और बहुत सारे अन्य तथ्य, उसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।